नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नए साल में गोल्ड करेगा धमाल में, जहां हम आज आपको बताने वाले हैं कि 2022 में गोल्ड और सिल्वर का प्रदर्शन कैसा रहेगा, बुलियन मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है और किस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। हमने इस पर एक बड़ा पोल भी किया है, देश के जितने भी बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उनसे जानने की कोशिश की है कि 2022 में उनका गोल्ड और सिल्वर के लिए क्या लक्ष्य होगा। और साथ ही एक अहम खबर भी बताएंगे, वो है सिल्वर ईटीएफ को लेकर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पहली बार देश में सिल्वर ईटीएफ लॉन्च हो रहा है। 5 जनवरी से ये एनएफओ खुलने वाला है। तो ये तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ ऑगमोंट गोल्ड की रिसर्च हेड रेनिशा चेनानी जी है, साथ ही जाने माने ज्वेलर्स और देश के सबसे बड़े ज्वेलरी संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी जी है, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी हेड चिंतन हारिया जी है। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। और सबसे पहले एक ब्रीफ आपको बता दूं कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो हमने पोल किया है 2022 के लिए, उसमें ज्यादातर ब्रोकर्स का क्या कहना है। गोल्ड पर हमने जब बात की तो 50,500 से 55,000 तक के टारगेट 2022 के लिए मिल रहे हैं, यानी ज्यादातर ब्रोकर्स को लगता है कि गोल्ड में अच्छी तेजी मिलेगी और 2022 में ऊपर की तरफ 55,000 का लेवल भी गोल्ड दिखा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी के टारगेट तो गोल्ड से काफी ज्यादा आ रहे हैं। चांदी में रिटर्न की उम्मीद सभी ब्रोकरेज हाउस को लग रहा है कि चांदी ज्यादा रिटर्न देगी और चांदी 2022 में ऊपर की तरफ 88,000 रुपए की ऊंचाई तक भी जा सकती है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस पोल है जिन पर आपको पूरे साल नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितने ब्रोकरेज हाउस इस टारगेट को हिट करते हैं और किन का टारगेट मिस होता है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी साहब है, रेनिशा चेनानी जी और चिंतन हारिया जी है। रेनिशा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा, गोल्ड को लेकर आपका 2022 को लेकर क्या टारगेट है, आप क्या देख रही है, आप किन लेवल्स तक गोल्ड को जाते देख रही हैं? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग रिश्मान जी। सो हमने देखा है कि गोल्ड में 2021 में अराउंड 4% का डल परफॉर्मेंस रहा है। इट इज नॉट ओनली गोल्ड जिसने अंडर परफॉर्म किया है, पर जो भी सेफ हेवन एसेट्स हैं जैसे जापानीज येन, स्विस फ्रैंक, ये भी सेफ हेवन एसेट्स माने जाते हैं और रिस्क ऑफ एसेट्स माने जाते हैं, इसमें भी हमने नेगेटिव परफॉर्मेंस देखा है। और जो रिस्क ऑफ एसेट्स होते हैं, रिस्क ऑन एसेट्स होते हैं जैसे इक्विटीज एंड बिटकॉइन एंड अदर एसेट क्लासेस, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है 2021 में। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि मार्केट में एक तरह से रिस्क लेने की एपेटाइट थी लोगों के बीच में, क्योंकि हमने रिकवरी देखी मार्केट में, ग्लोबल ग्रोथ को आगे बढ़ते हुए देखा एंड कोरोना वायरस के जो कंसर्न्स थे धीरे धीरे घटने लगे, तो रिस्क लेने की एपेटाइट बनी रही। इसलिए 2021 में हमने देखा कि गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 2022 में अभी 2 हेडविंड्स हैं गोल्ड के पास। वन इज कि अभी भी ईटीएफ होल्डिंग्स जो है गोल्ड में इतना ग्लोबल लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हमने देखा है 280 टन जितना आउटफ्लोज देखे गए हैं 2021 में। वी नीड टू सी एक रिकवरी आनी चाहिए ईटीएफ होल्डिंग्स में 2022 में, तभी प्राइसेस में अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। सेंट्रल बैंक से काफी अच्छी बाइंग रही है, 360 टन जितना गोल्ड में बाइंग हुआ है सेंट्रल बैंक से। इनफैक्ट इंडिया ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है, काफी अच्छी बाइंग की है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन सेंट्रल बैंक्स, फॉलोड बाय थाईलैंड एंड जापान। सो हमने ऑलमोस्ट 75 टन जितना देखा है कि इंडिया ने बाय किया है। सो इंडिया लेवल में काफी अच्छी डिमांड है, ईटीएफ डिमांड काफी अच्छी है। हमने ऑलमोस्ट 37 टन के अभी टोटल होल्डिंग्स देखे हैं गोल्ड ईटीएफ में इन इंडिया। इट इज ऑलमोस्ट एट रिकॉर्ड हाई लेवल्स। एसजीबी होल्डिंग्स काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ी है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड। जिस तरह से मैंने कहा सेंट्रल बैंक होल्डिंग्स बढ़ी है। तो इंडिया लेवल पे काफी अच्छी डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड भी अच्छी है, फिजिकल डिमांड भी अच्छी है। बट यस, ग्लोबली अभी भी कंसर्न्स काफी बने हुए हैं। रिकॉर्ड नंबर पे कोरोना वायरस केसेस है, ऑलमोस्ट 10 लाख केसेस अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे। सो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा टाइम लगेगा गोल्ड को परफॉर्म करने के लिए 2022 में, जब तक ईटीएफ होल्डिंग्स की तरफ से बाइंग नहीं आती ग्लोबली, एंड जब तक एक जो टेपरिंग आने वाला है, यूएस का टेपरिंग चल रहा है एंड 3 इंटरेस्ट रेट्स राइज आर एक्सपेक्टेड 2022, मुझे लग रहा है धीरे धीरे गोल्ड में परफॉर्मेंस आ सकता है। I'm not expecting new high in gold in next year in 2022,
बट यस, एक रेंज जो बनी रहेगी दैट वुड बी फ्रॉम अराउंड 46,000 टू 55,000 बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। ओके, यानी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी 2022 के लिए रेनिशा जी को लग रहा है, और रेनिशा जी को लग रहा है कि 49,000 जो एक हर्डल है गोल्ड के लिए एमसीएक्स गोल्ड पर, इनकी जो रिपोर्ट है ऑगमाउंट गोल्ड की तरफ से, वो रेजिस्टेंस जब पार करेगा तो फिर 52,000 और 55,000 के टारगेट भी गोल्ड में 2022 में दिख सकते हैं। पृथ्वीराज कोठारी साहब है, जाने माने ज्वेलर्स है, और गोल्ड पर इनकी राय देश भर में सुनी जाती है। सर, एक ज्वेलर्स होने के बावजूद हमेशा आपको देखता हूं कि गोल्ड पे कभी हमेशा आप बाई कॉल नहीं देते हैं। आपको जब लगता है कि गोल्ड नीचे जाना है तो आप बिकवाली की भी सलाह देते हैं। तो अब 2022 में क्या लग रहा है, क्योंकि 2021 निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छा नहीं रहा है, 5% का निगेटिव रिटर्न मिला है। क्या 2022 से उम्मीद करें कि बेहतर रिटर्न एक बार गोल्ड फिर से देगी? आपके सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 2021 का जो पीरियड था वो पैंडेमिक पीरियड था, और उसमें गोल्ड जितना जो बाउंस बैक किया था, हम लोग अगर 2020 से देखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न। अगर आप 2021 को देखते हो तो पैंडेमिक के टाइम पे एकदम प्राइस काफी शूट अप हो गया था और एक पैनिक बाइंग थी उस टाइम पे। बट अगर आप देखोगे 2022 में कि यूएस में अगर सबसे बड़ा फियर है तो वो है इन्फ्लेशन फियर है। ऑलमोस्ट 40 इयर्स हाई पे इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन के मुकाबले में देखोगे तो आप गोल्ड की प्राइस काफी नीचे है। बट नो डाउट टेम्परिंग होगा, उसके बाद में इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। तो मुझे लगता है कि टेम्परिंग होने से स्टॉक मार्केट पे थोड़ा इफेक्ट आएगा। बट नो डाउट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जैसे मैडम ने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो नो डाउट गोल्ड पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे गोल्ड, जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग अच्छी हो रही है, इंडिया में 850 से 900 टन गोल्ड बाइंग हुआ है 2021 में, और दिसंबर का अगर फिगर आएगा तो मुझे लगता है कि 1000 टन क्रॉस हो जाएगा। चाइना की अच्छी बाइंग है, नो डाउट यूएस में गोल्ड की काफी अच्छी बाइंग हुई 2021 में। फिजिकल गोल्ड में उन्होंने काफी बाइंग की है, वो कॉमेक्स में भी बाइंग हुई है, उनकी फ्यूचर ट्रेड में भी, और स्पॉट में भी काफी बाइंग हुई है। तो यूएस की बाइंग है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, इंडिया की जो एज यूजुअल 800 से 900 टन होती है, प्लस चाइना की बाइंग है। तो मुझे लगता है कि 2500 टन का जो प्रोडक्शन उनका होता है उसके मुकाबले में गोल्ड एक स्टेबल रहेगा। नीचे में मुझे लगता है कि $1750 के आसपास गोल्ड कंफर्टेबल रहता है। उस जोन में आने से सेंट्रल बैंक भी बाइंग करना चालू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इंडियन टर्म्स में अगर आप देखो तो 46-47,000 है, और अपर साइड में 51-52,000। ओके, यानी नीचे की तरफ 45,000, ऊपर की तरफ 52,000, मतलब एक दायरा इन्होंने बता दिया 2022 के लिए। यानी नीचे की तरफ जब भी आपको इस रेंज में मौका मिले और खरीदे, और जब आपको लगे कि ऊपर जब 52 के आसपास आप निकलने की कोशिश करें। और पृथ्वीराज कोठारी जी को फॉलो करते हैं। चिंतन, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे 2022 में जो गोल्ड को यहां से ड्राइव कर सकते हैं? आप सभी के श्रोताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जैसे कि जो दो व्यक्तित्व लाए गए हैं गोल्ड पे, कि पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो गोल्ड का परफॉर्मेंस ठीक है, पिछले 1 साल में देखें तो वीक है। और मैं ये बात को थोड़ा लंबा खींचना चाहूंगा, 1970 से 1980 का दशक, 2000 से 2010 का दशक, ये 2 ऐसे दशक थे जहां पर गोल्ड का रिटर्न सबसे अच्छा था। और उसके कारण थे, विश्व में जो ब्याज दरें थी वो काफी कम थी, जो बहुत सारा पैसा प्रिंट किया गया था तभी भी, और मुद्रास्फीति की दर, जैसे कि बताया गया, यूएस में, अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 40 साल के उच्च स्तर पर है। यूरोप में भी 15-16 साल के उच्च स्तर पर है मुद्रास्फीति की दर, भारत में भी बढ़ रही है। तो जब भी ये तीनों चीजें होती है, इजी लिक्विडिटी यानी कि बहुत सारा पैसा बाजार में लाया जाता है। पिछले 1 साल में या 1.5 साल में हम देखें तो सिर्फ अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसने $4 ट्रिलियन, यानी कि $1 ट्रिलियन 75 लाख करोड़ होता है, तो करीबन 300 लाख करोड़ नया पैसा बाजार में लाया है। आमतौर पर ऐसे सिचुएशन में गोल्ड का परफॉर्मेंस इस दशक में अच्छा होगा। तो 1-2 साल की बात नहीं कहूंगा, अगले 10 साल तक अगर हम देखें भी तो गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और क्योंकि निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है वो आज बहुत कम है, इक्विटी मार्केट्स ने अच्छा किया है, डेट मार्केट्स, रियल एस्टेट मार्केट काफी अच्छा किया है, पर जो गोल्ड का परफॉर्मेंस है वो वीक रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि नया पैसा जो है वो गोल्ड और सिल्वर में अगर आप निवेश करते हो तो अगले 10 साल तक आपको इन्फ्लेशन का भी फायदा होगा, जो मुद्रास्फीति की दरें बढ़ रही है उसका भी फायदा होगा, और गोल्ड का जो अंडर परफॉर्मेंस है पिछले 10 सालों से चल रहा
वो भी कवर अप हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $100 ट्रिलियन के ऊपर है। विश्व में जो गोल्ड अवेलेबल है वो सिर्फ 10 या 11 ट्रिलियन डॉलर। तो इतना सारा पैसा जो प्रिंट किया गया है उसका रिलेटिव फायदा गोल्ड में इवेंचुअली होगा। और जो रुझान है इन्वेस्टर्स का थोड़ा भी अगर गोल्ड की तरफ बढ़े तो ये जो दायरा कहा जा रहा है वो दायरे से भी ऊपर गोल्ड का भाव जा सकता है। ओके, यानी ये व्यू है चिंतन का गोल्ड मार्केट को लेकर। अब पृथ्वीराज कोठारी जी, आपसे अब मेरा अगला सवाल ये होगा, क्या बुलियन का मार्केट को फियरलेस मार्केट पसंद नहीं है? गोल्ड और सिल्वर हमेशा चाहता है कि कुछ डर हो, और वो डर की वजह से यहाँ पे गोल्ड में लोग पैसे लगाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि 2022 में वो डर वापस से कुछ ऐसे डर होंगे, ऐसे फियर होंगे जो गोल्ड को ड्राइव करेंगे? देखिए, अगर आप इंडिया की बात करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फेयर होता है। यहाँ पे जो क्राउड होती है, जो एजुकेटेड या अनएजुकेटेड वुमेन होती है, उनका एक ही मोटिव रहता है कि जो भी सेविंग्स होती है, छोटी छोटी सेविंग्स करके जो भी होती है वो सीधा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइस हो, उससे कोई मतलब नहीं है उनको प्राइस से। नो डाउट फियर फैक्टर आप देखोगे तो यूरोप साइड में, अमेरिकन साइड में जैसे कोई फेयर होता है तो ईटीएफ की बाइंग चालू हो जाती है, और जैसे ईटीएफ की बाइंग चालू हो जाती है उसमें फिर वो लोग प्राइस में दिखते हैं। अगर लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा पैंडेमिक के टाइम पे कि $2070 में ईटीएफ की ह्यूज बाइंग थी, एज वेल एज इंडिया के अंदर भी उस टाइम पे काफी भारी मात्रा में बाइंग हुई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की आप बात करो तो उसमें भारी मात्रा में बाइंग हुई, ईटीएफ के अंदर भी बाइंग हुई थी। तो वो फियर फैक्टर जब होता है तब बाइंग होती है, नो डाउट। बट ये इंडिया के अंदर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पे एज यूजुअल होती है। यहाँ पे इन अ ईयर ऑलमोस्ट 10 मिलियन मैरिजेज होती है। तो आप अगर 1 करोड़ शादी हिंदुस्तान में अगर होती है, उसके मुकाबले में हम अगर 1000 टन 900 टन भी अगर सोना इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई भी फियर रहता है। और यहाँ पे माइंड सेट है लोगों का कि जो भी सेविंग्स होती है उसमें गोल्ड खरीदना। ओके ओके, चलिए अब रेनिशा जी, आपसे मेरा यही सवाल होगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि 2022 में ऐसे कुछ फियर फैक्टर्स होंगे जो गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव होंगे? जी विश्वनाथ जी, इसमें ऐसा रहता है कि इंटरनेशनली देखें तो गोल्ड जो है एक तरह से इन्फ्लेशन हेज कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट राइज का हेज कहा जाता है, एंड अनसर्टिनिटी के टाइम्स में भी एक हेज कहा जाता है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर इंडियंस, एज कोठारी सर सेड। मुझे लगता है पहला जो फैक्टर है इन्फ्लेशन हेज, यस, इस बार इन्फ्लेशन 40 इयर्स हाई पर है यूएस में, यूके में, यूरोजोन में, सो दैट वुड बी सपोर्टिंग फैक्टर। इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे हम कि सारे के सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वेस्टर्न साइड में, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाली है 2022 में, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर रह सकता है। बट हमने ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बट जो रियल इंटरेस्ट रेट्स है, दैट इज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स माइनस इन्फ्लेशन, वो अभी भी नेगेटिव रहेंगे। तो दैट इज ऑल्सो सपोर्टिव फॉर गोल्ड। एंड तीसरा है अनसर्टिनिटी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये अनसर्टिनिटी अभी भी मार्केट में बनी हुई है। कोविड के केसेस ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर है वर्ल्ड लेवल पे। तो जो गोल्ड की प्राइसेस है, जो इन्फ्लुएंस होती है वो इंटरनेशनली क्या हो रहा है उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है रादर देन इंडिया में क्या हो रहा है। भले ही हम 20 to 25% एक मार्केट शेयर है इंडिया का, बट यस, इंटरनेशनली क्या हो रहा है उसकी वजह से ज्यादा कंसर्न्स रहते हैं प्राइजेस में। सो ये तीनों फैक्टर्स जो है, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गोल्ड में एक अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। धीरे धीरे ही भले प्राइजेस बढ़ेगी, बट हम इतना नेगेटिविटी नहीं देखेंगे जो एक शार्प फॉल देखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइजेस लॉन्ग टर्म में अच्छे ही रिटर्न्स देती है। तो आई वुड से बाय ऑन डिप्स, जैसे मैंने कहा, वैसे ही एक तरह का ट्रेंड रहेगा। ओके ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही आपको लग रही है यहाँ पर गोल्ड को लेकर। अब चिंतन, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि ग्लोबल गोल्ड होल्डिंग्स में कमी आ रही है। गोल्ड ईटीएफ अगर ग्लोबली अगर बात करें तो सेकेंड क्वार्टर को छोड़ दे तो गोल्ड ईटीएफ का जो इनफ्लो है वो लगातार गिर रहा है। हालांकि इंडिया की स्थिति अलग है, इंडिया बिल्कुल डिकपलिंग मोड में है। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया के गोल्ड ईटीएफ में पैसा अच्छे इन्फ्लो इस बार 2022 में भी, नए साल में भी दिखेगा आपको? हम अगर भारतीयों का निवेश की बात करें तो आमतौर पर फिजिकल गोल्ड की तरफ रुझान था,
लॉकडाउन के कारण जो रुझान बढ़ा ETF के तरफ, तो पिछले 16 महीने में हमने देखा है जो 3 से 4 हजार करोड़ की इंडस्ट्री थी, 3-4 हजार करोड़ का AUM था म्यूचुअल फंड गोल्ड ETFs में, वो बढ़कर अभी 16-17 हजार करोड़ हुआ है। तो जो टोटल एसेट्स है वो अभी भी सिर्फ 16-17 हजार करोड़ है। जो भारत की पूरी सेविंग्स है उसका काफी छोटा प्रतिशत अभी भी गोल्ड ETF में है। और जैसे जैसे लोगों को गोल्ड ETF की जो फायदे हैं वो पता चलते हैं, क्योंकि वो काफी आसान होता है, छोटे छोटे मात्रा में भी आप गोल्ड ETF में पैसा लगा सकते हो। और लॉकडाउन के कारण जिनको अगर इन्वेस्ट करना था तो एक ये माध्यम था। तो जो ये आदत पड़ी है वो अच्छी है, और हमारा ये मानना है कि 16-17 हजार करोड़ का जो ETF का AUM है वो अभी भी कम है। स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर हम जैसे इक्विटी मार्केट्स में हमने देखा कि जैसे ज्यादा लोग इन्वेस्ट करने आए तो AUMs काफी बढ़े, सेम वैसे ही जैसे गोल्ड ETF के बारे में लोगों का नॉलेज बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि स्कोप AUM का बढ़ने का काफी है। ओके ओके। अब कोठारी जी, सर अब आपसे सवाल चांदी को लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ। चांदी को लेकर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं कह रहे हैं कि गोल्ड को इस बार चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की भी जो रिपोर्ट है वो है कि 2022 में कम सप्लाई रहेगी, डेफिसिट की स्थिति रहेगी चांदी में, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, साथ ही सोलर इंडस्ट्री से भी मांग बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, चांदी किस तरह का परफॉर्म 2022 में करेगी कोठारी जी? नो डाउट मैं भी चांदी के बहुत फेवर में हूँ। अभी आपको पता होगा कि जनवरी के अंदर सिल्वर ETF आ रहा है इंडिया में। काफी सालों की मेहनत के बाद में सिल्वर ETF अब लॉन्च हो रहा है, तो उसकी भी काफी अच्छी बाइंग होगी इंडिया के अंदर। और मुझे लगता है कि सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो काफी भारी मात्रा में बढ़ गया है। इंडिया के भी इम्पोर्ट आप देखो तो 5,000 से 5,500 तक इंडिया इम्पोर्ट करती है। और सिल्वर ग्रीन एनर्जी में भी अभी यूज हो रहा है, तो सिल्वर की भारी मात्रा में अब डिमांड निकलेगी। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सिल्वर आने 5 सालों के अंदर $38 से $40 तक जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। रूपी टर्म्स में अगर आप देखोगे तो 1 लाख रुपया भी उसको कवर कर। तो मैं सिल्वर में काफी भारी मात्रा में बुलिश हूँ। और ETF आने से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा, इंडियन ETF की भी बाइंग आ जाएगी। तो मुझे लगता है सिल्वर जो आने वाले 5 सालों के अंदर अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म, तो मैं सिल्वर को काफी, गोल्ड के मुकाबले में सिल्वर को काफी अच्छा देख रहा हूँ। ओके, यानी सिल्वर लग रहा है कि बहुत ही दमदार प्रदर्शन करने वाला है, कोठारी जी को भी मानना है। और जितने भी हमने ब्रोकरेज हाउस भी पोल किया उसमें भी सब ब्रोकरेज ने यही बताया, सब ब्रोकरेज हाउस की यही रिपोर्ट आई है कि चांदी दमदार प्रदर्शन आने वाले समय में कर सकती है। रेनिशा जी, अब आपसे सवाल ये होगा, आपको क्या लग रहा है चांदी कितना रिटर्न 2022 में दे सकती है? एक बॉल पार्क फिगर आप बता सके, और कहां तक जा सकती है अगर MCX पर बात करें तो? जी, जिस तरह से सिल्वर ने पिछले साल 2021 में एक अंडर परफॉर्मेंस दिया है, ऑलमोस्ट 8% डाउन है, और जो प्राइसेस थी 58,000 से 74,000 की रेंज में थी 2021 में। मुझे लगता है इस साल भी यही रेंज कंटिन्यू रह सकती है। इंटरनेशनली कहें तो ये $22 से $30 के आसपास की रेंज है। एंड जब तक 67,000 के ऊपर चांदी सस्टेन नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बुलिशनेस आ सकती है टेक्निकली। अब फंडामेंटली देखें तो 3 फैक्टर्स हैं जो इस साल प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट देंगे। वो है कि प्राइसेस सपोर्ट लेंगी, एक तो 5G टेक्नोलॉजी जिसमें सबसे ज्यादा सिल्वर यूज होता है, सेकंड है सोलर पैनल्स में, एंड थर्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये तीनों सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिल्वर की प्राइस ड्राइव करेगी। ये तीनों ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे सबसे ज्यादा सिल्वर यूज होने वाला है आगे वाले कई सालों में। तो आई थिंक इसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। एंड अपसाइड में 67,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो 70,000 एंड 74,000 या 75,000 तक के मेरे टारगेट्स रहेंगे। एंड यस, जो सिल्वर की ETFs आने वाले हैं ये भी काफी पॉजिटिव फैक्टर रहेगा जो इंडियन प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। इंडियन सिल्वर ETF का अगर कहें तो हमें पहले इंटरनेशनली सिनेरियो देखना चाहिए कि किस तरह से है। इंटरनेशनली आप देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड के सप्लाई में जो डिफरेंस है वो है ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स का। जैसे गोल्ड का सप्लाई हर साल 120 मिलियन आउंसेस रहता है, एंड सिल्वर का जो सप्लाई है वो है अराउंड 1000 मिलियन आउंसेस, या फिर आप 1 बिलियन आउंसेस कर सकते हैं। वैसे अगर गोल्ड का जो ETF मार्केट है इंटरनेशनली वो है अराउंड 100 मिलियन आउंसेस, एंड सिल्वर का जो ETF मार्केट है वो है 1100 मिलियन आउंसेस।
सो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मार्केट बड़ा है सिल्वर का इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड ETFs। तो सिमिलरली मुझे यहाँ इंडिया में भी यही लगता है, जब ETFs अभी लॉन्च हो रहे हैं, तो जब गोल्ड के ETFs लॉन्च हुए थे 2007 में, तो हमने देखा था 2-3 सालों में जो होल्डिंग्स थी, सारे के सारे ETF होल्डिंग्स, टोटल होल्डिंग्स जो थी वो मिलके 10 टन जितनी हो गई थी नेक्स्ट 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है यहाँ से हम 2-3 साल की अगर बात करें सिल्वर ETFs की, तो यहाँ से 10 into 10 अगर आप करते हैं, 10 टाइम्स ज्यादा सिल्वर का मार्केट बड़ा है, तो 100 टन जितनी हम होल्डिंग्स देख सकते हैं कि सिल्वर में आ सकती है और अच्छी बाइंग आ सकती है, अच्छी डिमांड आ सकती है फ्रॉम इंडिया। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है ये जो सिल्वर ETFs है बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट 2-3 इयर्स का व्यू रखें तो आई एम एक्सपेक्टिंग 100 टन जितना टोटल होल्डिंग्स इनफ्लोस आ सकते हैं, एंड दैट वुड बी पॉजिटिव फैक्टर ड्राइविंग प्राइसेस अहेड। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। चलिए अब चिंतन, अब आपके पास सिल्वर ETF आप लोग 5 जनवरी से लॉन्च कर रहे हो, उसके लिए बधाई, क्योंकि आप देश में पहली बार सिल्वर ETF लॉन्च करने वाले पहले AMC होंगे। हालांकि और भी कई कंपनियां DSP MF ने भी सिल्वर ETF के लिए सेबी के पास अर्जी दी है, HDFC MF, निपॉन इंडिया MF और ABSL का भी आएगा, लेकिन आप पायोनियर बन गए हैं और 5 जनवरी से ये सब्सक्रिप्शन खुल रहा है। सर, अगर लेमैन के तौर पर अगर पूछूं, अगर मुझे निवेश करना है तो मिनिमम कितने पैसे से मैं शुरुआत कर सकता हूं सिल्वर ETF में? शुक्रिया। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 रुपए का है, तो आप देख सकते हो कि छोटे से छोटे निवेशक छोटी से छोटी जो मात्रा है 100 रुपए के साथ भी निवेश कर सकते हैं। और उसके बाद जब सिल्वर ETF एक्सचेंज पे ट्रेड होगा तो जो भी सिल्वर का भाव है उससे 1000 अगर 1000 से अपन डिवाइड करते हैं तो अगर 66,000 का भाव है तो 66 रुपए प्रति यूनिट के आसपास एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो काफी कम पैसे के साथ आप सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि हम ICICI प्रूडेंशियल पहला ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिल्वर का ETF ला रहा है। पूरे जो ETF बिजनेस में हमारा जो फोकस है वो काफी है, और सिर्फ सिल्वर ETF नहीं, हम सभी हमारे जो जितने भी ETF है 18 से 19 ETF है आज, उसके ऊपर इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन ला रहे हैं कि आपको जहां पे भी इन्वेस्ट करना है ETF में आपके पास ICICI प्रू का ETF होना चाहिए। हमें ये खुशी है कि निवेशकों के लिए हम सिल्वर ETF ला रहे हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि सिल्वर में, जैसे कि पहले कहा जा रहा था कि सिल्वर का जो ग्लोबल AUM है वो गोल्ड से काफी ज्यादा है, उसका एक मेजर कारण ये है सिल्वर को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चांदी जो और स्टोरेज के बाद भी अगर आप देखें तो चांदी का जो फिजिकल फॉर्म है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो थोड़ा काला भी पड़ जाता है। तो फिजिकल फॉर्म में सिल्वर रखने के थोड़े जो गैर फायदे हैं वो सिल्वर ETF में नहीं होंगे। सिल्वर ETF में आपको जो पैसा आप लगाते हो उसके पीछे सिल्वर जो होगा वो LBA में अप्रूव्ड होगा, और जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट हम कहते हैं, जैसे कि आपको निवेश करना और आपको पैसा अगर बाहर भी निकालना है तो ज्यादा आसानी से कर पाओगे। इसीलिए विश्व में भी, और हमारा ऐसा मानना है भारत में भी, हम सिल्वर के तरफ जो लोगों का रुझान है ETF के द्वारा निवेश करने का वो काफी अच्छा रहेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो उनका सिल्वर में ETF में निवेश करना है उसका फायदा उठाए ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ETF के द्वारा। और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो सिल्वर एज अ कमोडिटी, जैसे गोल्ड एज अ कमोडिटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगले 5 से 10 साल में क्योंकि जो यूजेज है सिल्वर का मेडिसिन में, सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो काफी बढ़ रहा है। जस्ट उदाहरण के तौर पर आज से 5 साल पहले जो 3 करोड़ किलो सिल्वर का उत्पादन होता था विश्व में, उसमें से 15 लाख किलो सिर्फ वापरा जाता था इलेक्ट्रिसिटी या सोलर में। अगर आज हम देखें तो वो बढ़ गया है 30 लाख किलो। तो जो मात्रा है यूजेज सिल्वर की वो काफी बढ़ रही है, और सिल्वर कंज्यूम हो जाता है, तो सिल्वर का रिसाइकलिंग बहुत कम होता है, सिल्वर कंज्यूम हो जाता है। इसीलिए अगर हम सिल्वर की बात करें तो उसकी वॉलिटिलिटी भी ज्यादा होती है और अपसाइड भी ज्यादा आता है जब वो चलता है। शुक्रिया। ओके, यानी नए साल में आपके लिए एक नया विकल्प सिल्वर ETF का, जो भी सिल्वर की तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, और साथ ही स्टोरेज की कोई चिंता नहीं है, और साथ ही प्योरिटी की भी पूरी गारंटी है, क्योंकि प्योरिटी की कोई चिंता यहाँ पे होगी नहीं। फंड हाउस यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, और सिल्वर के फिजिकल प्राइस जो डोमेस्टिक मार्केट में होंगे उसके आधार पर यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, तो इस शो को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया। शुक्रिया कोठारी जी, साथी चिंतन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रेनिशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला इस खास पेशकश के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।